बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बरह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज पार्लिमानी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। तवील नशिस्त हुई, 5.5 घंटे तक की इजलास जारी रहा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वफाकी वज़रा, लीडर ऑफ दी अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, DG ISI, DG ISPR, इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत, वज़राए आला चारों इसमें शरीक हुए। एक आम बैठक थी और ये कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी उसकी तीसरी नशिस्त थी, जिसमें जो एलामिया सामने आया है सियासी और पार्लिमानी क़यादत को अस्करी क़यादत ने जो दाखिली और ख़ारजी चैलेंजेस हैं और ख़ित्ते में इस वक्त जो अहम इश्यूज़ हैं, चाहे वो तनाज़ा कश्मीर हो या अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, उस पर ब्रीफिंग दी, मुफस्सिल ब्रीफिंग थी, जिसमें सवाल जवाब का सेशन भी था। लेकिन चूँकि ये इन कैमरा थी लिहाजा मीडिया को एक्सेस नहीं थी। लेकिन जो एलामिया सामने आया है और जो बयानात सामने आए, उसमें कहा गया कि बड़ी तफसील से तमाम पहलुओं को उजागर किया गया। ये बताया गया कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से, और इस बात के भी इम्कान का इज़हार किया गया, उम्मीद जाहिर की गई कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इस इजलास में चाहे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामलात हों या कलअदम तंजीम TTP, जिनसे मुज़ाकरात के आगाज़ की आज तस्दीक भी कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी साहब की जानिब से मामलात ज़ेर गौर आए। फवाद चौधरी साहब ने एक वीडियो पैगाम में आज ये मुतले किया कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। आपके इल्म में है कि इस पर हमने दर्जनों 20 प्रोग्राम किए हैं। कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनसे मुज़ाकरात आईन पाकिस्तान के तहत हो रहे हैं और उसमें सीज़ फायर भी पे आमादगी का इज़हार हो गया है। और ये भी फवाद चौधरी साहब का कहना था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान आमादा है और जैसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो जो सीज़ फायर है उसमें तोसी उसके मुनासबत से की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंतहाई अहम मामलात हैं, उनको ज़ेर बहस लाएंगे, क्योंकि ख़बर यह भी आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वज़ीराबाद में जो उनका पड़ाव था वो ख़त्म कर दिया है, धरना, और वापस वो मस्जिद रहमतुल आलमीन चले गए हैं। और उनकी जानिब से बयान सामने आया कि 75% मुआहदे पर हुकूमत और TLP की जानिब से अमल दरामद हो रहा है। इन नुकात का अहाता करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में दो एमिनेंट एनालिस्ट, पॉलिटिशियंस, सेनेटर्स ने मुझे ज्वाइन किया, उनका तारुफ मैं आपसे कर रहा था। तो हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर बराए कानून और इत्तलात रह चुके हैं और इस वक्त सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरमैन है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। आपका बहुत शुक्रिया, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आपके साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और आप इससे पहले डिफेंस कमेटी, व्हेन यू वर द सेनेटर एक्टिव, तो उस वक्त आपने डिफेंस प्रोडक्शन कमेटी को हेड किया था। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आपसे करना चाहूँगा। सर, आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, अहम नशिस्त थी, उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई, ज़ाहिर बात है चूँकि इन कैमरा थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका बहुत तजर्बा है, वसी इंसाइट है। फवाद चौधरी साहब ने आज ऑफिशियली बताया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कलअदम तंजीम है उनसे मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और मुज़ाकरात आईन पाकिस्तान के तहत हो रही हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, चाहे सर वो कलअदम तंजीम TTP हो या आप चूँकि उनसे कलअदम का स्टेटस ख़त्म हो गया TLP, इनसे मामलात बातचीत के जरिए हल करना, आप इस स्ट्रेटजी को किस तरह देखते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब? जी देखें, मेरा ख्याल है कोई इसमें शक नहीं है कि किसी ना किसी तरीके से आपको डायलॉग खुला रखना चाहिए, उसको बातचीत करनी चाहिए, चाहे जो भी जिस किस्म की भी तंजीम हो। डायलॉग तो ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सवाल जो अहम होगा वो ये होगा कि डायलॉग किस लेवल का होगा और किस उसमें क्या निगोशिएशन, कौन से रेड जोन्स हैं जिसमें आपने निगोशिएशन नहीं करनी, कौन से ग्रे एरियाज हैं जहां आप निगोशिएट कर सकते हैं और कौन से ग्रीन एरियाज हैं जहां आप ओपन हैं। तो ये तभी हमें पता चल सकेगा जब ये फाइनल मुआहदा होता है और उसमें क्या बातचीत हुई, क्या मामलात हैं जो तय पाए, वो मंजरे आम पे आए और हम फिर उस पर गुफ्तगू कर सकें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक रेड एरिया है, वो जो नो गो एरिया जिसको मैं समझता हूं, जी वो ये है कि रिट ऑफ स्टेट
का जहां तक ताल्लुक है उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ना आइन पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर कोई पॉलिटिकल ऐसा ग्रुप है जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उनको ऑब्वियसली खुशामदीद किया जा सकता है कि आप उस क्राइटेरिया में रह के, जो पॉलिटिकल पार्टीज के क्राइटेरियाज होते हैं, उस क्राइटेरिया में रह के बेशक आप इलेक्शन में शमूलियत करें और अच्छा है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में के क्राइटेरिया को फुलफिल किए बगैर आपको पॉलिटिक्स में आने की इजाजत दी हो। तो ये इस किस्म के जब मुआहदा इस्लामिया का सामने आएगा तो हमें पता चल सकेगा कि क्या उसकी डिटेल्स हैं, लेकिन बेसिक पैरामीटर्स यही होते हैं कि स्टेट जब भी नेगोशिएट किसी के साथ करेगी, आपने एग्जांपल्स हिस्ट्री में जरूर देखे होंगे, आपने एग्जांपल्स देखे होंगे जब IRA एक थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रही थी इंग्लैंड में, लेकिन जब उनके साथ सेटलमेंट की बात हुई और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की इजाजत हुई तो फिर उनको वो गिव अप करना पड़ा अपना जो माजी था। इसी तरह अपार्थाइड का हमने देखा कि जब अपार्थाइड की रिजीम साउथ अफ्रीका में खत्म हुई तो नेल्सन मंडेला साहब प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने भी एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन प्रोसेस के जरिए जो पार्टीज थी जो कि जमाने में तशद्दुद करती थी, जो अपार्थाइड की रिजीम के साथ थी, उनको भी फिर अपना माजी में जब उन्होंने कहा कि हम अपना जो हमने किया था गलत किया था माफी मांगते हैं, तो उनको भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की इजाजत दे दी। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दुनिया भर में, साउथ अमेरिका में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम अगर वो मेन स्ट्रीम में कोई आना चाहता है उसके साथ डायलॉग करें, लेकिन मैं जिस तरह कहा डायलॉग के भी और निगोशिएशन के भी पैरामीटर्स बड़े यकीनी तौर पे वाजे होने चाहिए, और उनमें से एक ये है कि रिट ऑफ स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं जनरल साहब आपके पास आऊँगा। रिट ऑफ स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके अलावा आलमी एग्जांपल्स भी दी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, उनका मुज़ाकरात हों, अगर कोई मेन स्ट्रीमिंग होती है, कौमी धारे में आते हैं तो उससे एक मामला फहमी के तहत आगे बढ़ा जा सकता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके दौरे हुकूमत में भी आप लोगों ने, मुझे याद पड़ता है कि कलअदम तंजीम TTP से मुज़ाकरात की कोशिश की थी, लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हुए और फिर जो है वो एक फ़ौजी एक्शन करना पड़ा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत मेहरबानी अनवर। देखिए, पहली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पार्लिमानी कमेटी की कौमी सलामती के हवाले से मीटिंग, ये खुश आइंद है, अच्छी बात है जिसमें सारे लोग शामिल थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है ये कहने में कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन शामिल है और सर्विसेज चीफ शामिल हैं तो लीडर ऑफ द हाउस का तो मेन कंसर्न है, तो ही शुड हैव आल्सो बीन देयर, क्योंकि वो सुनते, ये तो पता है उनको कि हालात क्या हैं, बिकॉज कौमी सलामती के अदारे उनको ब्रीफ करते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या होंगे अपोजिशन के, सवालात उन्होंने क्या उठाए, उनके जवाबात सिक्योरिटी वालों ने क्या दिए, उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, बिकॉज हर चीज उनके प्राइम मिनिस्टर के कंधों पे है, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, उनका ये मेन कंसर्न है। तो ऐसी मीटिंग्स में उनका शामिल होना बड़ा जरूरी है। अभी दूसरी बात, जो TTP का इशू है, ये आप ठीक कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो पहली प्रायोरिटी यही थी कि अगर गुफ्तगू से वो सरेंडर कर देते हैं अनकंडीशनल और मेन धारे में आना चाहते हैं तो हम बात करने को तैयार है, लेकिन उस वक्त वो बात करने को तैयार इसलिए नहीं थे कि उनके पीछे राह, मोसाद, CIA फुली बैक्ड, और वो तकरीबन पहाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए थे और वो समझते थे कि वो अभी मारगला की पहाड़ियों से ऊपर उतर के इस्लामाबाद पे आने वाले। लेकिन हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी नेशन एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस और हर तबका फिक्र के लोग कि यूनाइटेड वी स्टूड ऑल पार्टीज, उसमें कोई ये शर्त नहीं था कि कौन किससे हाथ मिलाए या ना मिलाए, कौमी सतह के इश्यूज के ऊपर सब इकट्ठे थे और ये फैसला हुआ कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर आपको एक्शन करना पड़ेगा। और अल्लाह का करम हम सुरखरू हुए, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये माना गया कि आपने टेररिस्ट की कमर तोड़ी है, डिस्पाइट दिस
कि उनकी इतने उनके पीछे सपोर्ट थी इंटेलिजेंस की कि वो जीएचक्यू पे हमलावर हुए। आप तसव्वुर भी कर सकते कि कामरा बेस और मेहरान बेस और ये वो। अब मसाइल, अब हालात बदल गए। नंबर 1 कि हमारी फौज का मुकम्मल कंट्रोल है ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर और हमारी आर्मी वहां है, हमारी सेकंड लाइन फोर्सेस है। नंबर 2 अफगानिस्तान से इंडिया का जो है वो वहां से कला कम हुआ वो निकले हैं और वो सपोर्ट नहीं रही। आल्दो अभी इनके कमीनगाहें वहां मौजूद होंगी, नेस्ट भी मौजूद होंगे, तो इन चीजों को तो अभी वो वीक विकेट के ऊपर भी हैं। बट आफ्टर हैविंग सेड दैट, जैसे अली सफर कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत सी चीजें हमें नेगोशिएट तो जरूर करना चाहिए अगर मसला हल हो सकता है, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ अपनी रिट ऑफ द गवर्नमेंट जिसके ऊपर जो वो किया जाए। आप ये देखें कि मिसाल तामिल्स की भी है श्रीलंका के अंदर, उन्होंने उनको रगड़ा दिया और उनको खत्म किया। हमने भी पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी का खात्मा अपने जोर से किया, अपने पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इस्तेमाल किया। उसकी वजह ये थी कि हमारे सामने तो कोई हुकूमत नहीं थी चलने वाली, तो इसलिए वेराज जो अंदर बातें हुई होंगी वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हुकूमत की फुल सपोर्ट हम करते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये टेररिज्म की लानत को खत्म करने के लिए अपने मफादात को दांव पे लगाए बगैर अपनी ये शहादतें हमें रोकनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ट्रेंड सोल्जर्स की बहुत ज्यादा ये अलार्मिंग स्टेट है जिस तरीके से कैजुअल्टीज हो रही हैं और शहादतें हो रही हैं, तो हमें ये देखना होगा। लेकिन इनको बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ डायलॉग से हल नहीं होती, आपको कैरेट एंड स्टिक वाला मसला जो है उसको चलाना होगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव, इट मस्ट कंटिन्यू। इट मस्ट कंटिन्यू। बेस्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आया और वो कह रहे हैं कि ये फैसला जो है या इस तरह की जो मेन डिसीजंस हैं, क्योंकि बैगेज है बहुत ज़्यादा, कलअदम तंजीम टीटीपी का 70,000 जानें हमारी जा चुकी हैं और 150 अरब डॉलर से ज़्यादा हमें माली नुकसान हुआ है, नाकाबिल तलाफ़ी होता है जो जान चली जाए। तो उनका कहना था कि इसको पार्लियामेंट में लेकर आना चाहिए और पार्लियामेंट से इसकी तौसीक होनी चाहिए। साथ में जो टीएलपी के साथ मुआहदा हुआ है उसकी तफसीलात भी मख्फी रखी गई हैं। अच्छी बात है कि आज वज़ीराबाद से उन्होंने अपना धरना उठा लिया और वो वापस अपने मस्जिद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लौट के चले गए हैं। आप समझते हैं क्योंकि बीइंग ए सेनेटर ये पार्लियामेंट के सामने है, जो कलेक्टिव विजडम है उसको सामने रख के प्रॉज एंड कॉन्स देखकर फिर आगे बढ़ा जाए? वैसे अली जफर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है और उसके वकार के मुताबिक ही है कि इस किस्म के जो नेशनल इश्यूज हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं, वो सेनेट और जो नेशनल असेंबली है उसमें जरूर लेके आए जाए। लेकिन ये मेरी नज़र में ये पहली एक स्टेप है। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी उसमें हर जमात जो है, जो गवर्नमेंट वाले भी हैं और जो ऑपोजिशन वाले भी हैं, सारे जमात के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनको एक तरह से इन कैमरा ब्रीफिंग दी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे शायद मसले होते हैं जो कि आप बहुत ओपन डिबेट उस पर नहीं करा सकते, बिकॉज अभी वो सेंसिटिव स्टेज पे हैं। वो ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हो जाए या ओपन बातचीत हो जाए तो शायद वो नेगोशिएशंस हैं वो उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए ये पार्लियामेंट को इन्वॉल्व किया गया है। जैसा जनरल साहब कह रहे हैं, ये बड़ा एक अच्छी मूव है, इसको वो भी सपोर्ट करते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ और उधर ही सारी ये डिटेल बातें हो रही हैं। लेकिन कोई ऐसी स्टेज आएगी जरूर और आनी चाहिए जहां पार्लियामेंट को इवेंचुअली सारा चीज एक्सप्लेन की जाए ताकि पार्लियामेंट भी इससे आगाह हो और एक जॉइंट पॉलिटिक्स से हटके सियासत से बालातर होके हम अपनी नेशनल पॉलिसीज बनाएं इन किस्म के मामलों में। बाकी पॉलिटिक्स चलता रहता है, सियासत चलती रहती है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत रहा है, कौन पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक है नहीं ठीक, महंगाई हो रही है नहीं। लेकिन ये ऐसे इश्यूज हैं जो कि हम सबको कंसर्न करते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। ये ऐसी है कि जिस तरह कोविड के साथ हमने डील करना है, वो एक नेशनल कैलेमिटी है। हम सारे मिलके अपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारी आइडियोलॉजीज, हम एक, चूंकि पाकिस्तानी है तो हम एक ही उसको कोविड को के जो थ्रेट थी उसको हमने मिलके उसको हमने देखा
और मिल के उसका हमने मुकाबला किया। इसी तरह इस किस्म की जो थ्रेट्स होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, उस पर भी हमें मिलजुल के बैठना चाहिए और पार्लियामेंट सबसे बेहतर फोरम है इस चीज के लिए। जैसा मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, पॉलिटिकल कंसेंसस कितना नागुज़ीर है जब हम डील करते हैं मजहबी सियासी जमातों के साथ, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है और हमने टीएलपी के हवाले से देखा, चूंकि अब तो उनका स्टेटस का लदम का ख़त्म हो गया है, कैबिनेट ने उसकी तौसीक कर दी है कि वो पंजाब में 2018 के इलेक्शन में तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर उभरी और अभी भी जैसे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि कौमी धारे में लाने के मौके दिए जाएँ। और 2018 के इलेक्शन में उन्होंने बड़ा इंप्रेसिव उनका रिकॉर्ड था एज़ फार एज़ पंजाब इज़ कंसर्न, और नून लीग को अच्छा खासा उसका एक पॉलिटिकल हिट भी पड़ी। लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस के चाहे आप अपोजिशन में हो और एक ही बयानिया या हुकूमत में हो, पैमाना सेम होना चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और इन मजहबी सियासी ग्रोह या जमातों को, इसके अलावा भी टीएलपी के अलावा भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सियासी हैयत इख्तियार नहीं की लेकिन वो एक ग्रोह है, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, किस तरह डील करना चाहिए? एक वंस फॉर ऑल उसको लाइन खींच देनी चाहिए? यार देखिए अनवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे आपने क्वेश्चन उठाया ना, और मैं ये कहता हूँ बखुदा हमारा दिल तो खून के आंसू रोता है। हम ये समझते हैं कि आज के दौर में वो लाइन ब्लर्ड हो गई है जो कि रियासती मफादात और आपके पार्टी के मफादात या ग्रोही मफादात या फिरकावारियत की जो लाइन या सूबाइयत जो है या लसानियत है, हम इन चीजों को रियासती मफादात को दाव पे लगा देते हैं। आई थिंक यू हैव टू ड्रा ए लाइन कि यहाँ तक मेरी पार्टी का एक्टिविटी है या मेरे सूबे की एक्टिविटी है या मेरे ग्रुप की है, और ये मेरा ये मसलन अभी रियासती सतह के ऊपर नेशनल यूनिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए जब तक कि आपके वर्किंग रिलेशन हो, ऑब्वियसली अपोजिशन और हुकूमत गुडी गुडी तो नहीं हो सकते, क्योंकि अपोजिशन इलेक्ट ही इस वजह से हुई होती है कि वो पॉइंट आउट करें, लेकिन इसका मतलब जातियात तक या जाती दुश्मनी तक नहीं जाना चाहिए। आज का जो माहौल है, जो आप सोशल मीडिया देखते हैं, जो आप बिलो द बेल्ट हिटिंग देखते हैं एक दूसरे के खिलाफ, इसमें सारी पार्टियां सब लोग मुलवस हुए हैं। एंड आई थिंक के सेन एलिमेंट्स का काम है मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर कि वो इनको टोन डाउन करें, क्योंकि अगर आपके यूनाइट नहीं होंगे ना तो आप कमजोर होंगे, और जब आप कमजोर होंगे तो आपको दुश्मन जो है वो आपकी कौमी सलामती पे हमलावर होगा। आज जो 4-5 चीजें हैं जिसके ऊपर हमें पक्का एक होके खड़ा होना है, वो है मसलन नेशनल यूनिटी कि किसी लिहाज से कम्प्रोमाइज। नंबर 2 कश्मीर की बात है। नंबर 3 सी पैक के ऊपर हम सारे इकट्ठे होके, जो उस पर भी हम पीछे जा रहे हैं, उस पर सियासत बिल्कुल न की जाए, लेकिन ये हमारे जो इकोनॉमिक जोन्स हैं इनको बनाने में आपके डैम्स हैं, आप बहुत कुछ करना है जिसको आगे करना है। और चौथा जो है वो न्यूक्लियर डिटरेंस की आपकी जो बात है उसके ऊपर आपके, ये 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर जैसे कहा गया, अली भाई ने भी कहा कि पार्लियामेंट इज द बेस्ट फ्लोर, वहां आप बैठ के बात करें, और कई दफा इन कैमरा पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो जाती है और फिर आप कमेटी के हवाले कर देते हैं। और फिर आपने देखा यमन का इशू आया था तो सेंसिटिव इशू था, क्योंकि एक तरफ हमारे बड़े करीबी दोस्त सऊदी अरेबिया का मसला था और दूसरी तरफ हमारे से ये डिमांड थी कि हम मिलिटरीली इन्वॉल्व अगर हो जाते हैं आउट ऑफ सऊदी अरेबिया किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं था, हमारे लिए भी नहीं था। उसमें मैंने 20 मिनट की मेरी स्पीच थी जॉइंट सेशन में, और हमने जो रिकमेंड किया वही हुआ, सबका एक कंसेंसस बन गया, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के हाथ भी मजबूत हो जाते हैं, वो वरना अकेला रहता है। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो काइंडली अपनी ईगो और अना को बनाए ताक रखे इन इश्यूज के ऊपर। वो मैं कई दफा पहले भी आपको बताया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का मुझे हुक्म है कि आपसे कुछ ज्यादती करे उसे माफ करो, आपसे जो कटे उससे जुड़ो, और आपको जो महरूम करे उसको दो। तो अगर ये फिलॉसफी है हमारी, इतनी ग्रेट फिलॉसफी है, तो आपकी अजमत इसी में है कि आपसे अगर कोई ज्यादती भी करे तो यहाँ तो हम सब बराबर हैं। तो इसलिए आज का जो पार्लियामेंट का माहौल है, जो पॉलिटिक्स का माहौल है, ये एनविएबल नहीं है, इसके ऊपर हम फख्र नहीं कर सकते। हमारे बड़े मसाइल है। मुझे एक जस्ट 1.5 मिनट और दे दें। देखिए मसले क्या है, मैं समझता हूँ 4 बड़ी चीजें हैं। एक ये महंगाई है जी, जो सब कुछ जो पार्टियां भी भूल जाती है, और कई दफा आप अपने आप को कहते हैं मैं किस मुल्क में हूं कि मेरा खाना पीना मेरे बच्चे बिलक गए हैं। एक महंगाई है।
दूसरा आपका जो है नेशनल डेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये हुकूमत का भी वरी होनी चाहिए, मेरी भी वरी होनी चाहिए, अपोजिशन की भी, ये अपने नॉन पॉलिटिकल लोगों की भी वरी होनी चाहिए कि डेट्स बढ़ रहे हैं। तीसरा ये जो डिवैल्यूएशन मतलब है बिल्कुल मादर पिदर आजाद हमने फ्री फ्लोट करके किया है, क्या ये पॉलिसी ठीक है? मेरे ख्याल में इसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर क्या होगा। तो ये जो चीजें हैं, और दूसरी का रिजल्ट क्या हुआ, 33-34 पॉइंट है सर्कुलर डेट। हमने 1100 अरब रुपए थे इनके हवाले हुए, अभी 2400 अरब रुपए हैं, और मैं पढ़ रहा था कि अगले 3-4 सालों में ये 4 ट्रिलियन रुपीस, 4000 अरब रुपए हो जाएंगे। इसको रोकना जरूरी है। ये हुकूमत आज है, कल ये चली जाएगी, एक और हुकूमत आएगी, एक और आएगी, बट द पॉइंट इज हमने कंट्री का और इसका अहम नुकता उठाया जज साहब। जी जज साहब, अनवर एक मिनट, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आपका नेशनल डिफेंस और कौमी सलामती है वो इफेक्ट होगी अगर आपके पास फंड्स नहीं होंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब, सर इस पे आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ये अहम नुकता उठाया है, और ज़ाहिर बात है आपकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है टुवर्ड्स योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑब्वियसली योर इंडिपेंडेंस। सर इस पे आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो पैकेज भी अनाउंस किया 120 अरब रुपए का, साथ में अगर एक अपोजिशन के साथ मिलकर इस पर डिबेट हो और वहाँ से भी ऑप्शंस क्रिएट हों कि कैसे ये चीनी माफिया का या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों का मुकाबला किया जा सकता है या अपनी इकोनॉमी को खड़ा किया जा सकता है, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी हम दाखिली और ख़ारजी चैलेंजेस कर रहे हैं। आप समझते हैं ये भी हमारे दाखिली चैलेंजेस में फिट इन होता है, हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार कह चुके हैं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत को है वो है किस तरह इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना, और किस तरह ये जो हमारा माफियाज हैं, शुगर माफिया कह लें, आप फूड माफियाज कह लें, हर जगह जिसको जो प्राइस होर्डिंग करते हैं उनको किस तरह कंट्रोल करना है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली उन्होंने फरमाया है कि बाहर के, और उनकी बात दुरुस्त है कि बाहर के चूंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे डोमेस्टिक लेवल पे भी। लेकिन हुकूमत का काम ये होता है इस किस्म की सिचुएशन में कि किस तरह जो लोग सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा इसका असर हो रहा है, उनको किस तरह फिलहाल के लिए सहूलियात देनी है ताकि वो ये क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस तो गुजर ही जाना है थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह, लेकिन जब क्राइसिस चल रहा है उसमें उनको किस तरह मदद करनी है। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद पैकेजेस अनाउंस किए हैं, और वो जो सबसे लोएस्ट इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए जो ज़रूरी अशिया हैं वो फराहम की जाएंगी सब्सिडाइज रेट्स पे। इसी तरह जो और बहुत सारी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ली जाएंगी उनकी मदद के लिए। और आप देखेंगे कि सारी एक ऐसी स्टेज पे आ गई हैं जहां ये अब हर हफ्ते में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी और उसका असर भी नजर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह आपको। लेकिन ये चीज़ कहने के बाद मैं एक और चीज़ भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑपोजिशन के साथ किए हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स में कुछ लोगों ने ये ऑब्जेक्शंस रेज की हैं कि ये महंगाई बड़ी हो गई है। तो मैं हमेशा यही ऑफर करता हूँ और यही पूछता हूँ कि बिल्कुल अगर आपके ख्याल से हुकूमत कोई पॉलिसी गलत कर रही है या कोई ऐसी पॉलिसी करनी चाहिए जो महंगाई को कम करेगी या लोगों को सहूलियात देगी, तो ये आपका भी फर्ज है जी एज एन ऑपोजिशन कि आप अपना पॉलिसी पेपर दें। अगर पीपल्स पार्टी के पास या PMLN के पास या किसी और जमात के पास अपना कोई कागज है कि अगर हम होते तो हम क्या पॉलिसीज लेके आते, तो फिर वो उनका फर्ज है कि वो शेयर करें उसको, क्योंकि जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया कि ये ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ एक हुकूमत के नहीं, ये तो एक नेशनल। अली साहब कत्ता क्लाने के लिए माजरत, उसके लिए सर पे डायलॉग होना जरूरी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो लास्ट वीक एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर वो शहबाज शरीफ साहब से हाथ में ला लें, या उन्होंने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि इन दो खानदानों से आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी, तो उन्होंने कहा मेरी तो उनके साथ दोस्ती माजी में रही है, लेकिन अगर उनसे हाथ में ला लेंगे तो वो तो जो उनके खिलाफ चोरी के इल्ज़ामात हैं या खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात हैं
उनको जो है वो कवर मिल जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि वो तो इसलिए नहीं इंटरेक्ट करते क्योंकि फिर इनको तो एक तरह से मॉरल बैकिंग मिल जाएगी। देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे है, मैं बात कर रहा हूँ उससे लोअर लेवल पे, जहां मसलन हम लोग हैं, हम सेनेटर्स हैं, हम नेशनल असेंबली में हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, और आप यकीन करें कि जब आप सेनेट की बात करते हैं तो मैं देखता हूं कि वहां जब हम मेरी मसलन जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी है, वहां जब हम कानून साजी की बात करते हैं और डिस्कशंस करते हैं और वो सोशल लेजिस्लेशंस होती हैं या कोई नेशनल इश्यूज होते हैं, तो मैंने तो पाया है कि जितने सेनेटर्स हैं, चाहे जिस भी अपोजिशन जमात के हैं, वो बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं, बड़े अच्छी सजेशंस देते हैं, और हम एक नेशनल जिसको है कहते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस को, नेशनल इंपॉर्टेंस की लेजिस्लेशंस को भी हम डिस्कस करने के बाद जो भी बेस्ट हो, जो भी लकूनाज और गैप्स हो लेजिस्लेशन में खत्म करने के बाद हम एक लेजिस्लेशन तक पहुंचते हैं। तो ये वहां बैठने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि जो मैं जब पूछता हूं किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, कि आपके पास कोई पेपर शेयर करें, आप कोई मुझे बताएं, तो बदकिस्मती से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना इकोनॉमिक प्लान नहीं अभी तक राइटिंग में लिखा हुआ। और जब अगर उनके पास राइटिंग पे नहीं है और उनके पास कोई प्लान नहीं है, तो फिर वो भी अपना ऑपोजिशन का रोल मेरी नजर में ठीक नहीं एक तरह से अदा कर रहे, क्योंकि उनका काम भी है कि वो आके कहें, जैसा बाहर के मुल्कों में भी होता है, दूसरी पार्लियामेंट्री जमहूरियत में भी होता है, वो कहते हैं कि नहीं, आपकी ये वाली पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है, आपको ये इस तरह करना चाहिए, और फिर हुकूमत का फर्ज होता है कि वो उसको इवेल्युएट करे और उन पॉलिसीज को तब्दील करे या उसको अडॉप्ट करे। तो यही पार्लियामेंट्री जमहूरियत है, लेकिन ये गैप मुझे नजर आ रहा है। ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया जनरल साहब, मैं चाहूंगा इख्तिसार से इसका जवाब दीजिएगा कि मुतबादिल तजावीज़ सामने आने चाहिए, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन आपने उठाया कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इन पे इल्जामात हैं इसलिए मैं इनको हाथ नहीं मिलाता, इससे पहले उन्होंने कहा कि इनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी। देखिए, इल्जामात बहुत से उन लोगों पे भी हैं जो इनकी गवर्नमेंट के अंदर हैं। ये पॉइंट जो है ना, एक कंप्रीहेंड कोई भी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है इस पे बहुत अफसोसनाक बात है कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल का बंदा ये कहे कि एक इलेक्टेड लीडर ऑफ द अपोजिशन से मैं हाथ मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा। इसको कोई दफा नहीं कर सकता। और अली जफर जैसे डिग्निफाइड जो पार्लियामेंटेरियन और बहुत ही काबिल एहतराम है, वो राइटली उन्होंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन जनरल साहब, उन्होंने तो ये कौम से जब खिताब किया था, ये भी कहा था कि अगर दो खानदान, जिसमें आपकी पार्टी क़यादत का खानदान भी शामिल है, अगर वो अपनी पैसे वापस लें तो चीजें आधी कीमत पे लोगों को दे दी जाएंगी। ये ऑफर भी आई थी। ये भी वही बात है ना कि हम 9 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे, हम 200 अरब डॉलर फटाफट लेके आ जाएंगे। हम ये भी, इट इज नाइदर हियर नॉर देयर। अच्छा, देखिए, आप उनको पकड़े, उनके पैसों को वो करें हिसाब और लेके आए, और कोई भी इन्वॉल्व है, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारा बच्चा, हमारा भाई, कोई उसको जरूर, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ये सिर्फ हवा में बातें हैं जो लोग सुन के हंस देते हैं। अभी जो अली का पॉइंट है वो बड़ा वैलिड काउंटर प्रपोजल। देखिए, मैंने पार्लियामेंट में भी देता रहूं और आज भी अभी मैं चंद पॉइंट आपको देता हूं। देखिए, मेयर जो है शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। शॉर्ट टर्म मेयर के अंदर ये महंगाई से रिलेटेड जो मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहली बात यह है कि जखीरा अंदोजी को रोकें। आपने बहुत से लोगों की FIA की इंक्वायरी हो रही थी, चीनी की, आटे की, आपने छोड़ दिया, दवाइयों को आपने छोड़ दिया। जखीरा अंदोज लोगों को जो करते हैं उनको काफिर किरदार पे है। नंबर 2 जो है वो है कि आप स्मगलिंग को रोकें। बहुत सी चीजें बॉर्डर से बाहर चली जाती हैं। हमारी ये हुकूमत का ये अपना प्लान, हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो के अंदर, मैं पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर भी हूँ। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है जो आपको करना है वो ये है कि आप सब्सिडी दें, लेकिन चूंकि हुकूमत के पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो सब्सिडी भी फार्मर्स को टारगेटेड सब्सिडी हो, जो कि अभी शायद हुकूमत सोच रही है कि हम कुछ लोगों को मदद करेंगे, वो की जाए। और उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि जो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, प्राइस कमेटीज को इफेक्टिव करें। मिडिल मैन दरमियान में से पैसा खा जाता है। अभी 1 मिनट मुझे देना, मैं लॉन्ग टर्म भी 1-2 पॉइंट सर मैंने कहा इस पे जवाब ले लूं, क्योंकि मैं अगर इस पे शॉर्ट पे 1 मिनट, ये अभी खत्म नहीं है। प्राइस कमेटीज और फिर गवर्नेंस को आप बेहतर करें और फिर आप CPAC को आगे चलाएं, क्योंकि वो आपका फोर्स मल्टीप्लायर है।
तो जहां तक लॉन्ग टर्म का ताल्लुक है वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, ठीक है, वो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। जब तक कि वो बढ़ेंगे नहीं, जब आपकी तक इकोनॉमी फंडामेंटल्स पे नहीं आएगी, खत्म से ज्यादा नहीं होगी, आपका वो नहीं फेयर एनफ। सर ये अहम नुकता उठाया था। मैं बैरिस्टर साहब टुवर्ड्स दी एंड आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि जो इंक्वायरीज होती हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, आपकी भी सुपुर्द किया गया था। सर ये चीनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कंसर्न है, अटक में भी वो कह रहे थे कि जो जखीरा अंदोज है इनके खिलाफ कड़ी क्रैकडाउन हो भी रहा है। आज भी हमाद अजहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर बताइएगा, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन एंड अ सीनियर लॉयर, क्या वाकई ये डेटरेंट हो सकता है कि अगर इनको कड़ी सजा दी जाए तो फिर ये जो प्राइस आर्टिफिशियल प्राइस हाइक करते हैं, होर्डिंग करते हैं, इससे गुरेजा हो जाएंगे? जी देखिए जनरल साहब के, देखिए ना, यही आपके प्रोग्राम के, इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए ज्यादा, जहां सजेशंस आए, पॉइंट्स आए। जनरल साहब ने बड़ा समराइज्ड फॉर्म में अपने 8-10 नुकात दिए, जिसमें से एक बड़ा अहम नुकता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, होर्डिंग को चेक करना जी। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि होर्डिंग मेरी नजर में, इस कवानीन जो हमारे हैं वो तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है इन कवानीन की वो आज तक प्रॉपरली नहीं हुई। अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे बजट में भी और हमारी जो पॉलिसी है उसमें भी एक, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डायरेक्टली अपने अंडर लिया है ये काम, और उसकी रिपोर्टिंग भी लेते हैं कि ये होर्डिंग जब तक नहीं खत्म होगी ये प्राइस कंट्रोल नहीं होगा। और इस पे चूंकि प्रोविंशियल हुकूमतों का बड़ा हाथ होता है, इस पे फेडरल हुकूमत जो है, ये सारा डिवॉल्व इशू है ये होर्डिंग का कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल, तो ये इसमें प्रोविंशियल हुकूमतों का भी बड़ा एक हाथ होता है। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना पड़ेगा हर प्रोविंशियल हुकूमत को फेडरेशन के साथ, ये इन लोगों को जो होर्डिंग कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा देने के लिए। और सजा ऑब्वियसली आपको फॉलो करना पड़ता है एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये नहीं हो सकता कि आप पकड़ के जिसके ऊपर शक है उसको अंदर डाल दें, उनको ट्रायल करना पड़ता है, और एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी उनका साफ शफाफ होनी चाहिए, और उसके बाद जो अदालत में गवाही है वो भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। तो इसमें वक्त लगता है, लेकिन काम शुरू हो गया है और इसमें किसी किस्म की कंसेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसमें बैरिस्टर साहब कतई माजरत, प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन कह रहे थे कि जब कोई कार्रवाई करने लगते हैं तो वो स्टे ले लेते हैं जाकर। जी देखिए, ये तो अब आप, जिसा मैंने कहा कि हमारा एक आईनी फंडामेंटल राइट है फेयर ट्रायल की, आप उसमें अगर कोई स्टे लेता है या जाके वो कोई कानून के अंदर रहते हुए कानून से अदालत के अंदर जाके अदालत से कोई स्टे ले लेता है, तो उसको आप ऑफ हैंड ये नहीं कह सकते कि वो अदालत ने कोई गलत काम किया या उन्होंने कोई गलत काम किया। हो सकता है उसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई खामियां हो सकता है उसकी जो कार्रवाई की हो उसमें कोई लीगल लकूनास रह गए हों जिसकी वजह से अदालत को स्टे देना पड़ा। लेकिन इसमें ये प्रोसेस पेनफुल है, प्रोसेस स्लो है, लेकिन अगर इंटेंशन हो आपकी बड़ी क्लियर और वाजे, और आपका मकसद हो कि होर्डिंग वालों को पकड़ के सजा देनी है, तो मेरा ख्याल है इवेंचुअली आज नहीं तो कल उनको सजाएं होंगी। और मेरा ख्याल है अगर सजाएं होंगी तो फिर ही आप ये प्राइस कंट्रोल कर सकेंगे। आज भी आप जाते हैं तो लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं सिर्फ ये कह के कि जनाब हम क्या करेंगे, तो हुकूमत ने बढ़ाई है। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त मेरा ख़त्म हो जाता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब सेनेटर हैं और पीटीआई से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब नून लीग से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौज़ूअ में मानो बहुत अच्छी गुफ्तगू की। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो ज़रा मार्केट फोर्सेस के हवाले से ज़रूर जानेंगे। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ होंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो प्राइस हाइक आई है इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है और सद्देबाब किस तरह मुमकिन है। सब कुछ एक वक्फे के बाद, वक्फा ले लीजिए।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेस तजियाकार हैं जीशान मर्चेंट साहब ने कराची से स्काइप पे। इनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो इस वक्त पीएम ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया और अगले दिन चीनी के और आटे के दाम आसमान से बातें करने लगी, इसकी क्या वजह है। आज हमाद अज़हर साहब जो वफाकी वज़ीर बरत तवानाई हैं, उन्होंने तो इस पर रोशनी डाली और मुतनब्बे किया है शुगर मिल ओनर्स को कि वो क्रशिंग शुरू कर दें। पंजाब में 15 नवंबर से डेट है और उन्होंने कहा कि सिंध में 15 अक्टूबर से होती है, लेकिन वो नहीं उन्होंने अब तक स्टार्ट की। बॉयलर्स ऑन की और बंद कर दी। अगर ऐसा ना किया गया तो कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया स्टान मर्चेंट। सर बताइएगा, ये अचानक चीनी की कीमत को क्यों पर लग गए? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो नेक्सस बता दिया था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मार्केट कैसे चीनी एक कीमत को उठा लेती है और फिर उसको बरकरार रखती है? जीशान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट देखते हैं हम कि जब भी कोई ना कोई चीज ठीक होने जा रही होती है, कोई ऐसा एक ट्विस्ट आता है उसमें कि चीजें एकदम उलट हो जाती हैं। हम ये देखते हैं क्योंकि इसमें जो बुनियादी जो एक मसला नजर मुझे आता है कि हमारी प्रॉपर पॉलिसीज इन प्लेस नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हमारे इन प्लेस नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को जो है मैनिपुलेशन का बड़ा मौका मिलता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर वो प्रॉपर रोल प्ले करे, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक है ना। देखिए, कुछ एक बड़ा छोटा सा सेक्टर है, बहुत चंद मेल्स हैं कि जो पूरे पाकिस्तान की इस चीज को पूरा मैनिपुलेट कर सकती हैं। तो अगर सिंध ने फॉर इंस्टेंस नहीं किया तो क्या पाकिस्तान में ये शुगर प्रोडक्शन, हम कह रहे हैं कि गन्ने की प्रोडक्शन बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है, पिछले साल से बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हुई है और हम इस दफा शुगर में जो है बिल्कुल सफिशिएंट हो जाएंगे, बल्कि एक्सपोर्ट करने के भी शायद उस पर आ सकते हैं। तो क्या वजह है कि ये इतनी तेजी से जो है ये 40-50 रुपए बढ़ जाना? यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई मिली भगत नजर आती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जरूर है। इंफॉर्मेशन का लीक हो जाना या इंपोर्ट का देर से होना, तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो पॉलिसी की तरफ जो है ना क्वेश्चंस उठाते हैं। हमारी पॉलिसीज एक तो इन प्रॉपर इन प्लेस कभी कभी रह जाती हैं और वो कंसिस्टेंट नहीं होती। जब आप एक प्रोसीजर बना देंगे, देखिए मैं जब भी इमरान खान साहब को सुनता हूं तो वो हमेशा से ये स्ट्रेस कर रहे होते कि हमें चीजों को ठीक करना है, अच्छी पॉलिसीज लानी है, अच्छे लोगों को लेके आना है। लेकिन क्या वजह है कि ये पॉलिसीज में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट रह जाता है, या हमारे जो सेटअप बना हुआ है एग्जिस्टिंग सेटअप, क्योंकि मिनिस्टर्स या जो भी लोग जो इलेक्ट होके आते हैं, यकीनन वो उस फील्ड के शायद एक्सपर्ट्स इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन चलाती उसको ब्यूरोक्रेसी है। तो ब्यूरोक्रेसी को भी देखना चाहिए कि वो किस तरीके से हम चीजों को प्लान करते हैं। हम कई चीजों की एग्जांपल्स दे सकते हैं कि शुगर तो एक सेक्टर है, इसी तरीके से ऑयल है, फ्यूल है, बहुत सारे टाइम्स पे हम देख रहे हैं कि चीजें शायद कहीं ना कहीं मिसमैनेज हो रही हैं। उसको अगर ठीक नहीं किया जाए तो आपकी इकोनॉमी तो चले परफॉर्म कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, टर्म फाइनेंसिंग में ठीक ठाक इंपोर्ट हुआ और उस इंपोर्ट से अब उसके हमें समरात जनवरी से नजर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, ये तो आपने बताया कि हमारे जो पॉलिसी के इश्यूज हैं और कहीं ना कहीं कोई लैकुनास रह जाते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर लैकुनास हैं उसकी वजह से इस तरह की मैनिपुलेशन हो जाती है। क्या इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली टैकल किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि जी चीजों को इस तरीके से करना है, तो क्या आप मुझे बताइए कि अगर आप एक ऑफिस में, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है उस ऑफिस के और आप अपने जो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको एक लाइन टो करके दे देंगे कि जी ये चीज इस तरह से होनी है, तो वो क्यों नहीं होगी? तो क्वेश्चन ये है कि हमें, हमारा चैलेंज इस वक्त ये है कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कर रहे हैं, उसको हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज को आपने पहले ठीक करना है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त एक हमें चैलेंज है कि हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, हमारी पॉलिसीज इन प्लेस नहीं है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चाहते हुए भी हमारे स्टेप्स कहीं ना कहीं गलत पड़ रहे हैं और उस वजह से जो वो लोग जो मुनाफाखोर हैं वो फायदा उठा जाते हैं और एक आम आदमी को जो है बड़ी परेशानी होती है। ये इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है डॉलर का इतनी तेजी से बढ़ जाना। जी, फ्लाइट ऑफ डॉलर हुआ, अफगानिस्तान का इश्यू हुआ, हम सब इस चीज को देख रहे थे कि ये चीजें होंगी। बहुत सारी चीजें हमारी सोच के हिसाब से नहीं हुई, पॉजिटिव हुई, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें हम इंटरनेशनली भी मार खा रहे हैं।
डॉलर की प्राइस तो हमारी बढ़ ही रही है, लेकिन इंटरनेशनली कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ रही है। मुझे अच्छी तरीके से याद है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट में ये ऐलान किया था कि हम स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे और चीजों को, जो हमारी जो क्रॉप्स है, उन्हें हम इस तरह से स्टोर करेंगे कि एक शॉर्टेज ना क्रिएट हो। मुझे नहीं पता कि मई के बाद से उस पर कोई अमलन काम हुआ है या नहीं हुआ। बातों की हद तक बहुत अच्छी बात है, एक डायरेक्शन नजर आ रही है कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं और ये करेंगे तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकईन हम इस पे ग्राउंड रियलिटी में कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीजों को देखना पड़ेगा। और हम हमेशा कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन अच्छा है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में परेशानी उनको हो रही है, क्योंकि शायद टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही जैसे उनका विजन या जैसे उनकी सोच है। तो अगर ये सिंक्रोनाइज वे में अगर चीजें चल पड़े, बड़ी अच्छी एग्जांपल आजकल क्रिकेट फीवर है, पाकिस्तान टीम की एग्जांपल ले लीजिए, हार्मोनाइज वे में, सिंक्रोनाइज वे में चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो यही चीज गवर्नमेंट लेवल पे भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब को कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चीजें बेहतर हो सकती ये बड़ी आपने जबरदस्त और बड़ी बरवक्त जीशान मिसाल दी, क्योंकि जब बाबर आजम से कल पूछा गया कि आप 5 के 5 मैच जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह और अब सेमीफाइनल फाइनल है, तो उन्होंने कहा इसकी कामयाबी की वजह यह है कि एक टीम एफर्ट है और हर खिलाड़ी जो है वो चिप इन कर रहा है। तो आप समझते हैं ये जो कराची और लाहौर पेशावर के निरखों में भी फर्क है, अगर चाहे पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट हो या पीटीआई की पंजाब या केपी की गवर्नमेंट या बलूचिस्तान आवामी पार्टी की बलूचिस्तान गवर्नमेंट, अगर ये चिप इन सारे करे तो कीमतें यकसा होंगी और पाकिस्तान में तफरीक नहीं होगी कि आटे का थैला सिंध में महंगा है, पंजाब में सस्ता है या चीनी। देखिए, हर एक को अपना रोल प्रॉपरली प्ले करना पड़ेगा। हमें इस वक्त पार्टीशन बेसिस पे नहीं सोचना पड़ेगा, हमें एज अ नेशन सोचना पड़ेगा। हमें एज अ नेशन ये चीज देखनी है कि क्या हम आने वाली जो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको हम क्या देके जाना चाह रहे हैं। क्या हम उन्हें भूख, परेशानियां और कर्जे देके जाना चाह रहे हैं, या हम उन्हें ऐसा मजबूत पाकिस्तान देके जाना चाह रहे हैं कि जिसमें वो फख्र से कह सकें कि जी आई एम अ बॉर्न पाकिस्तानी एंड आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। तो इस वक्त कहीं ना कहीं हमें ये सोच को उजागर करना है। और बड़ी मुझे अच्छा लगा जब मैं इस वक्त जब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस देख रहा हूं, तो एक यूनिटी नजर आ रही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही शहर के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान की टीम बनी है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही नेशन जो है ना, यूनिटी, और यही नेशन का सेंस ऑफ ओनरशिप हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने सम अप किया जीशान मर्चेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी गुड कमेंट्स। और बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि हमें जो ओनरशिप है वो लेनी होगी हर पाकिस्तानी को इनफरादी तौर पे। अहम इशूज़ थे व्यूअर्स, इस पर हमने मुबाहिसा करवाया। फेसबुक और ट्विटर पे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी से आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।